सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ? Justify your answer. Okay, so हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि इमेजिन कीजिए कि ये एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। तो इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये सैटेलाइट इधर जा रही है। ओके, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। बच्चों आप बताएं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस सैटेलाइट पे किस डायरेक्शन में लगेगी? तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगती है। फोर्स का डायरेक्शन है बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो जब थीटा हो 90 तो हम जानते हैं वर्क हो जाता है 0। तो यहाँ पे ग्रेविटी ने कोई काम इस सैटेलाइट पे नहीं किया। बच्चों ये थीटा वाली बात कहाँ से आ गई? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये बच्चों हर केस के लिए वैलिड है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और यहाँ थीटा कौन सा है? कॉस वाला है। हम जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब आप वर्क में F इंटू डी इंटू 0 करेंगे तो आपकी वर्क की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आनी है? 0। सपोज कीजिए ये थीटा कुछ नहीं है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो। आई एम सॉरी, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 0, यानी अब cos थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं होता है 1। इस केस में हम लोग लिखते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई साहब वर्क तो हो रहा है पॉजिटिव और वो हो रहा है F इंटू डी। अब मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इधर, एंगल है 180 डिग्री का। अपोजिट है ना भाई साहब, मतलब थीटा तो है इस बार 180 डिग्री का और बच्चों कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो जब आप यहाँ -1 रखेंगे इस कॉस थीटा के जगह पे तो ये वर्क का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है ना। तो इसलिए मैंने थीटा के बारे में बताया। आई होप आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the absence of any force acting on it? क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करें ये कोई मास है, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा? पहले नजर में आप देख के इसको कहेंगे कि नहीं सर यहां तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बच्चों हमने पिछले चैप्टर फिजिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है साइंस का, वो आई गेस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एनएलएम। तो एनएलएम में हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। हाँ, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कॉज होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमने ये भी पढ़ा था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से कि गैलीलियो साहब ने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें फोर्स का कोई रोल नहीं है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी चल रहा है जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो गैलीलियो वाले बात को हम यहां पे ला सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। अरे सोचिए ना भाई, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो रही होगी।
और हम जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स का जरूरत नहीं है, फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या लिख सकते हैं? by the experiments of Galileo, आई होप ये स्पेलिंग सही हो, we know there is no requirement of force to continue an ongoing constant या फिर यूनिफॉर्म मोशन, कि किसी यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए किसी भी फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई और बहनों, नहीं है। तो हम जानते हैं कि फोर्स नहीं भी लगेगा तब भी वो चलता रहेगा, चलता रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करता रहेगा। हेंस द बॉडी विल keep on covering displacements even without a force। ओके तो हमने ये अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से इस चीज को उठा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोई एक पर्सन है, होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स, है ना, लकड़ी के गट्ठे को आधे घंटे से 30 मिनट से अपने सर पे कोई लड़का लेके खड़ा है, एंड गेट्स टायर्ड, और वो टायर्ड हो जाता है, मतलब थक जाता है। क्या इसने कोई काम किया है? हैज ही डन सम वर्क और नॉट? किया है कि नहीं ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज ये वो लड़का है और ये उसके लकड़ी का गट्ठर है। बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस लड़के ने कोई वर्क किया कि नहीं किया। यहां आप इसमें ग्रेविटी को नहीं घुसा देंगे। ओके हम जानते हैं ये लड़का अपने सर पे इस लकड़ी के गट्ठर को रखा है तो इस पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं भाई साहब? अच्छा आप बताइए ना, इस लकड़ी के गट्ठे में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? बच्चों मुझे तो नहीं दिख रहा, वो 30 मिनट से लेके वहीं पे खड़ा है ना? तो भाई साहब यहां तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और हम जानते हैं वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो तो वर्क भी क्या हो जाएगा भाई और बहनों? जीरो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसपे रेटेड पावर है 1500 वॉट। कितनी एनर्जी ये यूज करेगा 10 घंटे में? ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड पूछ रहा है 10 आवर्स के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हम एक नया मार्कर ले लेते हैं, मेरा फेवरेट रेनबो। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन में दे रखा है रेटेड पावर, या फिर आप इसको सीधे पावर बोल सकते हैं। रेटेड पावर वो होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे लिखा रहता है। जैसे बल्ब होता है हमारे घर में, 10 वॉट वाली एलईडी होती है, 100 वॉट वाली वो इनकैंडेसेंट बल्ब होती है। तो रेटेड पावर दे रखा है 1500 वॉट। बच्चों इसको किलोवाट में बदल दे क्या? ये हो जाएगा 1.5 किलो वॉट।
बच्चों किलो का मतलब होता है ना 1000। देखिए 1.5 इंटू किलो दैट इज 1000 इंटू वॉट करेंगे ना तो वहीं 1500 वॉट आ जाना है। किलो का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपली 1000 होता है। तो इस 1500 वॉट को हमने 1500 वॉट को हमने किलो वॉट में चेंज कर लिया। ओके, तो पावर हमारे पास एक नई पावर आ गई 1.5 किलोवाट आर। ओके किलोवाट, सॉरी बच्चों। टाइम दे रहा है, कितने टाइम के लिए हमें बताना है, 10 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि 10 आवर्स में एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी, ये हीटर एनर्जी कितना लेगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बच्चों हम जानते हैं पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। हमें तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है, चलो इसको ऊपर भेज देते हैं। तो हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा पावर इनटू टाइम टेकन। स्टूडेंट्स पावर दे रखा है 1.5 किलोवाट, टाइम दे रखा है 10 आवर। 1.5 इंटू 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 किलो वॉट आवर। तो ये जो हमारा हीटर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज 1.5 किलोवाट आवर। आप चाहे तो इसमें का आर आप इरेज कर सकते हैं। ओके किलोवाट आवर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एनर्जी आ गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चेंज करते हैं। ओके कौन सा कलर ले लें, ओके ये ले लेते हैं, या फिर चलो ये ले लेते हैं। ओके 15 में दे रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इलिस्ट्रेट कीजिए पेंडुलम के ऑक्सीलेशन के द्वारा। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, बॉब रेस्ट पे क्यों आता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली। क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों सबसे पहले तो हमें पेंडुलम के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये मान लेते हैं वो अटैचमेंट है जिससे इसको हम लोग अटैच कर रहे हैं। ओके आई होप ये अच्छा कलर हो इससे। ये हम मान लेते हैं हमारा पेंडुलम है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं बच्चों, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, और यहाँ नीचे एक मास को लटका देते हैं, एक वेट को लटका देते हैं और इस वेट को हम लोग बॉब बोलते हैं। ओके ये हमारा बॉब है। चलिए हम क्या करेंगे, इस बॉब को इधर के साइड पुल करेंगे और छोड़ देंगे। पुल करेंगे तो ये बॉब इधर आएगा, ऑब्वियस से आएगा, है ना। और जब छोड़ देंगे तो लौट के यहां जाएगा, यहां जाके रुकेगा तो नहीं ना, आप खुद ही इमेजिन कीजिए। ये फिर इधर चलेगा, अब मान लेते हैं भाई साहब ये इधर आ गया, और यहां से लौट के फिर इधर आ जाएगा। तो ये वाला मोशन ये करेगा, इसी को हम लोग ऑक्सीलेशन कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, ये मान लेते हैं इस बॉब की, चेंज करते हैं हम कलर को, ये मान लेते हैं इस बॉब का इनिशियल पोजीशन था, यहां हाइट 0 है, इसके रिस्पेक्ट में बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में यहां हम देख रहे हैं किसी हाइट पे बॉब चला गया है। ऑब्वियस है ना कि अगर ये हमारा बॉब है नीचे,
तो जब इसमें ऑक्सीलेशन होगा तो ये इधर जाएगा, तो कुछ हाइट तो ये कवर कर लेगा, ये वाला डिस्टेंस। वही बात है कि यहाँ तो उसने वो कुछ हाइट कवर कर लिया। यहाँ बच्चों एक्चुअली ये यूनिफॉर्म मेरा फोटो नहीं बना है, डायग्राम नहीं बना है, नहीं तो ये जो बॉब था ना ये यहाँ आके टच होता। ओके तो ओके तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा जब ये बॉब यहां होगा और इसे हम पुल करके यहां से छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, आई कि नहीं आई? हाँ आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। अच्छा खुद ही सोचो, मैंने कहा यहाँ हम यहाँ दो पोजीशंस को कंपेयर कर रहे हैं। एक तो तब जब ये बीच में चुपचाप बैठा था इनिशियली, और दूसरा तब जब हमने इसको एक साइड पे लाके छोड़ा था। जब इसको एक साइड पे हमने खींचा था तो इस जगह पे और इस जगह के बीच में कुछ हाइट की डिफरेंस आ गई कि नहीं? आ गई भाई साहब। इसको हम लोग एच हाइट बोल देते हैं। चूंकि हाइट का डिफरेंस आ गया, यहां ये क्या गेन कर लेगा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और चूंकि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे ये लौट के यहां जाएगा, ये जैसे जैसे लौटेगा इसकी हाइट धीरे धीरे कम होगी, होगी कि नहीं? ये धीरे धीरे कम होगी और नीचे जाके सट जाना है इसको। यानी जैसे जैसे ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएगा इसकी हाइट कम होगी। अरे भाई साहब, जब हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। चलिए इस पोजीशन को, जब जिस पोजीशन पे हमने इसको खींच रखा था, इसको पोजीशन बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। जब हमने इसको बी पे खींच के रखा था तब इसकी हाइट मैक्सिमम थी। हाइट मैक्सिमम थी तो इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, अच्छा हमने इसको खींच के रखा है, अरे भाई साहब अभी ये हमारे हाथ में है, क्या इसका कोई मोशन हो रहा है? नहीं। क्या इसकी कोई वेलोसिटी है? नहीं। अरे वेलोसिटी नहीं है तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, है ना। ये हम बात कर रहे हैं बी पोजीशन की। ओके बी पोजीशन की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बी पोजीशन की। फिर क्या होगा? ये धीरे धीरे इस साइड मूव करना शुरू करेगा। हमने क्या देखा कि जैसे ही वो बी से ए की तरफ आएगा हाइट उसकी डिक्रीज होगी। भाई साहब हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और एक एनर्जी घटती है तो जानते हैं दूसरी एनर्जी बढ़ती है, बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे वहां से इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी बढ़ती है जैसे जैसे ये बी से ए की तरफ जाता है। बच्चों जब ये पोजीशन ए पे पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अरे भाई साहब जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ए पे वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का एक और कारण है। यहां तो हमने हाइट को अज्यूम ही नहीं कर रखा है ना, हमने तो इसको स्टार्टिंग पोजीशन माना है ना। ए से जब बी की तरफ जाता है तब इसकी हाइट बढ़ती है, और बी से जब ये ए की तरफ आता है ना तब इसकी हाइट घटना शुरू होती है। ओके चलिए तो हमने ये देखा अभी तक कि जब बी पे इसको होल्ड करके रखा था तो हाइट मैक्सिमम थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। और चूंकि उस पोजीशन पे कोई मोशन नहीं हो रहा था, वेलोसिटी नहीं थी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था। जब ये इधर की तरफ बढ़ना चालू किया तो सॉरी,
जब ये इधर की तरफ बढ़ना चालू किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 थी, यहाँ आके मैक्सिमम हो गई। बच्चों चलिए अब ए से सी की तरफ बात करते हैं। जब ए से सी की तरफ ये ऑब्जेक्ट जाएगा ये बॉब जाएगा, तो क्या होना है, हाइट फिर से आने लगी, हाइट फिर से आने लगी। हाइट आने लगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी आने लगेगा। हम बात कर रहे हैं ए से सी के बीच का। तो चूंकि हाइट बढ़ रहा है भाई साहब, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और जानते हैं एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी एनर्जी घटती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, और इस सी पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी भाई और बहनों 0 हो जानी है। चलिए सी की बात यहां करते हैं। सी पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब जब एक एनर्जी 0 हो गई तो दूसरी एनर्जी मैक्सिमम हो जानी है। मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि हाइट क्या है, मैक्सिमम। आई होप इट्स क्लियर। फिर जब ये सी से ए की तरफ लौटेगा, हाइट घटेगी, हाइट घटेगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कुछ ये कहानी चलती है पेंडुलम के मोशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई एक ऑब्जेक्ट है, m मास का है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। कितना वर्क करना होगा इसको रेस्ट पे लाने के लिए? ठीक है, देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 16। ओके, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। कितना वर्क करें कि ये रुक जाए? बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अभी ये इसके अंदर एनर्जी कौन सी है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है ½ mv², है ना। ये इस एनर्जी से चल रहा है। आप सोचिए अगर मैं सेम इतना ही वर्क कर दूं, ½ mv² ही वर्क कर दूं, लेकिन डायरेक्शन बदल दो। अगर ये इस साइड इतने वेलोसिटी से चल रहा है, इतनी एनर्जी से चल रहा है ½ mv² से, तो मैं इस साइड लगा दूं भाई ½ mv² ही, है ना। मान लो हमने रामायण सबने देख रखा है। एक साइड से कोई असुर एक तीर छोड़ता है ना। मान लीजिए उस तीर का कोई नाम है XYZ, उसमें कोई पावर है XYZ। तो उस तीर को कैंसल आउट करने के लिए हम भी इस साइड से, है ना, मतलब देवसेना नहीं, मैं बाहुबली के देवसेना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देवों के सेना की बात कर रहा हूं। तो जो देवों के सेना के लोग होंगे वो भी तो तीर छोड़ेंगे, तो वो सेम पावर वाली छोड़ेंगे। अगर इधर से एक मान लीजिए कि 10 जूल एनर्जी वाली तीर आ रही है, तो इधर से भी 10 जूल एनर्जी वाली तीर हम छोड़ देंगे, ताकि 10 और 10 कैंसल हो जाए, है ना। तो ½ mv² से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो हम सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में ½ mv² लगा देंगे। ओके। तो कह रहा है कि वर्क डन बताइए, तो वर्क डन कुछ नहीं, माइनस टाइम्स ऑफ ½ mv²। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कोई एक कार है, 1500 kg की कार है, 60 km/h से चल रही है। कितना वर्क करे कि रुक जाए? सेम क्वेश्चन है बच्चों, 16 के जैसा ही 17 है। यहां ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक है, यहां हमें कार का इसने मास दे रखा है 1500 kg,
इसने कार की वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यहीं पे है, किलोमीटर पर आवर में है। और हम तब तक कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं जब तक उसके यूनिट्स एसआई में ना हो। तो चलिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे, लेकिन हम ये यूज करते हैं, किलो की जगह पे रखते हैं 1000, बच गया मीटर। अच्छा, नीचे चूंकि सेकंड लाना है और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। इससे ये खाएगा 60 बार में, इससे ये ऐसे, ये हो जाएगा 50/3, यानी वेलोसिटी हो जानी है भाई और बहनों 50/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मास आ गया 1500 kg, वेलोसिटी है 50/3। आगे देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। मास ऑफ कार इज 1500 kg, वेलोसिटी इज 50/3 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं, जाहिर सी बात है चल रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv²। मास है 1500 kg, v² मतलब 50/3 इंटू 50/3 500, 250 है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क डन पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होना है, तो वर्क डन कुछ नहीं, जो भी काइनेटिक एनर्जी से वो कार चल रही हो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में सेम एनर्जी लगा दो भाई साहब, सेम वर्क कर दो भाई साहब। तो जो यहाँ आंसर आने वाला है ना बच्चों, उसी को आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन वर्क डन में वो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दे रखा है कि फोर्स F एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट M पे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रही है। अच्छा, लंबे एरो से दिखाया जा रहा है, मतलब चलिए कलर चेंज करते हैं, लाते हैं फेवरेट कलर सतरंगी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों पहले केस में आप देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इस केस में हमारा वर्क हो जाता है 0। दूसरे केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस केस में वर्क डन होता है पॉजिटिव। यहाँ फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 180 डिग्री एंगल, वर्क होता है नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। दे रखा है सोनी नाम की कोई लड़की है, कहती है कि एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है जब उस पर कुछ फोर्स एक्ट कर रहे हो। कुछ फोर्सेस ऑलरेडी उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 है। सर, हमने तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा था कि फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सर, सोनी तो कह रही है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है फोर्स लगने के बावजूद। तो बच्चों वो कह रही है कि केवल एक फोर्स नहीं है, सेवरल फोर्सेस है, कुछ फोर्सेस है। सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और मान लीजिए इधर से कोई दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस कैंसल आउट कर रहे हैं ना, ये भी इधर 10 का लगा रहा है, ये भी इधर 10 का लगा रहा है, तो इसमें क्या कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट पे था, अब भी रेस्ट पे रहेगा। ये बात सही है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा फोर्स लगने के बावजूद। हाँ, शर्त यह है कि फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
बतानी है कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। अब इसने हमको एक कंडीशन दे दी, किलोवाट आवर में बतानी है ना, किलोवाट आवर में बतानी है। 10 घंटे में टाइम इसने दे दिया 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। ओके, न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हमसे ये पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा, इसने एक शर्त दे दिया है कि आपको इसको किलोवाट आवर में ही निकालना है। हमें पावर पता है 500 वॉट। कुल ऐसी 4 डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस। टाइम इसने दे रखा है 10 आवर। लेट मी रीचेक बच्चों, टाइम 10 आवर है कि नहीं। टाइम 10 आवर। तो बच्चों हम जानते हैं कि पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम। चलिए पहले एक डिवाइस के लिए निकालते हैं। चारों डिवाइस तो 500 वॉट का ही है ना। एक डिवाइस के लिए हम इस काम को करते हैं। अच्छा बच्चों, चूंकि हमें लाना है इसको किलोवाट आवर में, है ना। एक तो टाइम हमारे पास ऑलरेडी 10 आवर में है, लेकिन पावर देखिए ना, वॉट में है। अच्छा, 500 वॉट को क्या हम लोग 0.5 किलोवाट कह सकते हैं? अरे भाई साहब, किलो का मतलब होता है 1000। 1000 में जब आप 0.5 का गुणा करेंगे ना तो 500 ही आना है। तो 500 वॉट को हम लोग 0.5 किलो वॉट भी कह सकते हैं। ओके, यानी अगर हम एनर्जी कंज्यूम्ड निकालें तो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा पावर इनटू टाइम। चलिए, मतलब एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा पावर इनटू टाइम। हम यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, एक डिवाइस के लिए निकाल रहे हैं। एक डिवाइस का पावर दिया हुआ है 500 वॉट, लेकिन आंसर लाना है किलो वॉट पर आवर में, तो हम लोग किलो वॉट वाला ही पावर लिखेंगे। तो ये होगा 0.5 किलो वॉट। पावर लिख दिया हमने। टाइम है 10 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन डिवाइस इज 5 किलो वॉट आवर। ओके, दिस इज कंज्यूम्ड बाय वन डिवाइस। हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइस। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस, तो ये होगा 4 इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन डिवाइस। एक डिवाइस ने 5 किलोवाट पर 5 किलोवाट आवर खाया, तो 4 खाएंगे 20 किलोवाट आवर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग है, इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, है ना। हम यहीं पे फोटो बना लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने इसको फ्री फॉल करा दिया। फ्री फॉल यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, और ये चलते 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 आके इसने ग्राउंड को हिट कर दिया। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसके काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? बच्चों, जिस मोमेंट पे ये हिट करेगा ग्राउंड को, उस मोमेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी भाई? क्योंकि वहां V मैक्सिमम होगा जिस मोमेंट पे वो ग्राउंड को हिट करेगा। और चूंकि उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। लेकिन ये पूछा नहीं जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का होगा क्या। बच्चों, जब बॉल ग्राउंड पे गिरती है तो दो चीज होता है उसके काइनेटिक एनर्जी के साथ। उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। एक तो हीट एनर्जी में, है ना, गिरने की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, और एक साउंड एनर्जी में, कुछ आवाज भी तो आती है भाई साहब, है ना। तो
यहाँ काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, है ना। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको पूरा समझ में आया हो। आप खुद से एक बार सारे क्वेश्चंस को बनाएं और देखें कि आपकी क्या इसमें क्या कोई कॉन्सेप्ट बना है सॉल्यूशंस को देख के, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।